हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एके बाय बुक में आपका स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पीरियड्स के बारे में, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में जानेंगे, जिसे हम आर्त चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि लड़कियों में पीरियड्स क्यों होता है। तो हम जानेंगे कि लड़कियों में पीरियड्स क्यों होता है। फिर उसके बाद हम ये भी जानेंगे पीरियड्स में दर्द क्यों होता है। तीसरा चीज हम जानेंगे पीरियड्स में रक्त क्यों निकलता है। चौथा चीज जानेंगे पीरियड्स में अचार छूने से खराब क्यों हो जाता है। उसके बाद कि फिर जानेंगे कि जिस भी महिला को पीरियड्स होता है उसे मंदिर नहीं जाने दिया जाता। उसके बाद ऐसा क्यों होता है कि मंदिर क्यों नहीं जाने दिया जाता, आचार क्यों खराब हो जाता है, या पीरियड्स में रक्त कितने दिन तक रहता है। तो इन सभी बातों पे हम चर्चा आज करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ में आ सके। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहिए ताकि उन लोग को भी फायदा हो सके। तो चलिए जानते हैं कि लड़कियों में पीरियड्स क्यों होता है। यदि ये जानना है हमको तो सबसे पहले हमको कि महिलाओं का जनन तंत्र जानना पड़ेगा। अगर हम महिलाओं के जनन तंत्र की बातें करें तो आपको ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये इस एरिया को हम गर्भाशय कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये वाला जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पे एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, इस एक जो लेफ्ट साइड दिख रहा है और एक राइट साइड दिख रहा है, इसे हम अंडाशय यानी कि ओवरी कहते हैं। यह दो होता है, एक राइट साइड होता है और एक लेफ्ट साइड होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक इस तरीके की नलिका आई हुई है। इस नलिका को हम लोग फैलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी नलिका कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, फैलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी नलिका कहते हैं। अब हम अगर बातें करें गर्भाशय के, तो गर्भाशय में हम देखेंगे कि गर्भाशय में 3 स्तर होता है। यह सबसे बाहरी वाला जो स्तर होता है इसे कहते हैं परिगर्भाशय या पेरीमेट्रियम। उसके बाद जो बीच वाला इसमें आपको स्तर दिखता है इसे कहते हैं पेशी स्तर या मायोमेट्रियम कहते हैं। और सबसे आंतरिक जो स्तर होता है इसे कहते हैं अंतः स्तर या एंडोमेट्रियम। अब यहाँ पे हमको जानना ये है कि पीरियड्स क्यों होता है। यदि हम जानने की कोशिश करें कि पीरियड्स क्यों होता है, तो हमें पता है कि ये जो हमारे यहाँ अंडाशय है, इस अंडाशय से एग का निर्माण होता है। अब इस अंडाशय से एग बन करके कहाँ आएगा, इस फैलोपियन नलिका में आएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में आप जाके देख लीजिए कि किस तरीके से एग जो होता है बनता है और किस तरीके से फैलोपियन ट्यूब में आता है फिम्ब्रिक के द्वारा, ठीक है। इतना चीजें आपको क्लियर है। यदि इतना चीजें क्लियर हैं तो जरा सा बात को समझते हैं। अब यहाँ पे एग आ गया। अब महिला की भी शादी नहीं हुई है। जब महिला की शादी नहीं होगी तो वो किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप नहीं बनाएगी। यदि उसके किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप नहीं होता है तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का स्पर्म एग के पास नहीं पहुंचेगा। जब स्पर्म एग के पास नहीं पहुंचेगा तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का निषेचन नहीं होगा। जब यहाँ पे किसी भी प्रकार का निषेचन नहीं होगा तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 से 4 डेज के बाद ये जो एग होता है ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जब एग नष्ट हो जाएगा, अनिषेचित है ना, जब निषेचित होता तभी तो यहाँ पे गर्भाशय तक पहुंचता। अभी अनिषेचित है तो गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पे जो एग है वह एग क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो नष्ट होने के बाद फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय और गर्भाशय से होते हुए विजाइना के रास्ते ये बाहर निकल जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, पीरियड्स यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आई होप आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से होता है। अब इसमें हम अगर दूसरे क्वेश्चन की बातें करें कि पीरियड्स में रक्त क्यों निकलता है, इसको हमको यदि जानना है तो हमको सबसे पहले आर्त चक्र के स्टेज के बारे में जानना होगा। यदि हम आर्त चक्र की प्रावस्था को देखें
तो हम कह सकते हैं कि महिलाओं में होने वाले आर्तव चक्र को निम्न प्रावस्थाओं में विभक्त किया जा सकता है। पहला होता है स्रावी प्रावस्था, जिसे हम मेंसेस फेज कहते हैं। दूसरा अवस्था होता है पुटकीय प्रावस्था, जिसे हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। तीसरा होता है अंडोत्सर्ग प्रावस्था, जिसे हम ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। चौथा होता है ल्यूटियल प्रावस्था, जिसे हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। तो हमको जानना है सबसे पहले स्रावी फेज, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को स्रावी फेज को ही हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग फेज कहते हैं। स्रावी फेज को हम क्या कहेंगे, ब्लीडिंग फेज कहेंगे। तो चलिए इसी स्रावी अवस्था को यानी कि मेंसेस फेज को हम जान लेते हैं। यदि हम स्रावी अवस्था की बातें करें तो यह होता है 1 से 5 दिन के मध्य होता है। ठीक है, देखिए निषेचन की प्रक्रिया नहीं होने पर अनिषेचित अंडाणु का विजाइना यानी योनि के माध्यम से निष्कासन होता है। इस दौरान पित्त पिंड जो होता है यानी कि हमारा जो कार्पस ल्यूटियम होता है, जो अंडाशय के अंदर बना होता है, वह हरासित होता है और यह श्वेत पिंड यानी कि कार्पस एबिकैनस में बदल जाता है। ठीक है, अब अगर हम बातें करें तो देखो जो कार्पस ल्यूटियम के हरासित होने पर किसी प्रकार के हार्मोन्स का स्राव नहीं होता है, जिससे गर्भाशय के अंतःस्तर यानी कि एंडोमेट्रियम का विखंडन होने लगता है। और जब एंडोमेट्रियम का विखंडन होने लगता है तो यही एंडोमेट्रियम जो होता है ब्लड का रूप धारण कर लेता है। तो योनि मार्ग द्वारा रक्त के रूप में गर्भाशय अंतःस्तर तथा अनिषेचित अंडाणु को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे ऋतुस्रावी कहते हैं, या इसे हम लोग ब्लीडिंग स्टेज या स्रावी प्रावस्था कहते हैं। अब चलिए चित्र के माध्यम समझते हैं कि किस तरीके से यह होता है। यदि हम चित्र के माध्यम से बातें करें तो ये हमारे यहाँ है अंडाशय। इसी अंडाशय से एग का फॉर्मेशन होगा, एग का निर्माण होगा। अब देखिए यहाँ पे हम आपको इस तरफ दिखाते हैं कि यहाँ से अंडाशय से एग बना, आ गया एग आ गया, ये क्या आ गया, एग आ गया, यहाँ पे एग बन गया। अभी हमने कहा कि महिला की जो है शादी नहीं हुई है। जब महिला की शादी नहीं हुई होती है उस दौरान यहाँ पे किसी भी प्रकार का स्पर्म एग के पास नहीं जाता है। जब किसी भी प्रकार का स्पर्म एग के पास नहीं जाएगा तो अंडाणु जो यानी एग बना है वह निषेचित नहीं होगा, वह निषेचित नहीं होगा। जब वो निषेचित नहीं होगा तो यहाँ भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे एग बना और एग बन करके यहाँ पे जब स्पर्म नहीं पहुंचता है तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे ही एग बनेगा तो अंडाशय में पाया जाता है ग्रैफियन पुटिका और उस ग्रैफियन पुटिका में पाया जाता है कार्पस ल्यूटियम। तो इसी कार्पस ल्यूटियम से आप देखेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज होता है और यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करता है, गर्भाशय की जो अंतः अस्तर होती है उस अंतः अस्तर को क्या करता है, मोटा बनाता है। क्या बनाता है, मोटा बनाता है। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से कि हम यहाँ पे गर्भाशय के अंतःस्तर को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं कि यह गर्भाशय के अंतःस्तर को क्या कर रहा है, मोटा बना देता है। आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे ही यहाँ अंडाशय से एग बना, जैसे यहाँ पे आएगा वैसे ही अंडाशय से समझ लीजिए कि एक यहाँ पे देखिए अंडाशय में ग्रैफियन पुटिका से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकलता है जो गर्भाशय के अंतःस्तर को बनाए रखने का कार्य करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्रोजेस्टेरॉन आया और गर्भाशय के अंतःस्तर को क्या कर दिया, मोटा कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रोजेस्टेरॉन, ये जो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर है ये बढ़ा हुआ है। जब प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ा होता है तो यहाँ पे गर्भाशय की अंतःस्तर क्या हो जाती है, गर्भाशय की अंतःस्तर मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एग बना है, ये जो एग बना है यह एग 3 से 4 दिन तक रहता है। अभी यहाँ पे मान लीजिए कि गर्भाशय के अंतःस्तर भी क्या हुआ है, मोटा हुआ है। ठीक है, 3 से 4 दिन तक जब यहाँ से किसी प्रकार का स्पर्म नहीं पहुंचता है तो यहाँ पे जब निषेचन नहीं होता है तो एग जो होता है 3 से 4 दिन के बाद मर जाता है। ठीक है, या नष्ट हो जाता है। तो जब एग 3 से 4 दिन के बाद नष्ट हो जाता है तो यानी कि यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ा था, अब इसी प्रोजेस्टेरॉन का स्तर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का स्तर घटेगा तो ये जो गर्भाशय की जो अंतः स्तर है ना, ये जो एंडोमेट्रियम है नीचे वाली, ये जो एंडोमेट्रियम है टूटने लगता है। और टूटने लगता है जब, तो यह क्या करता है, ब्लड का रूप धारण कर लेता है। क्या कर लेता है, ये जो टूट करके क्या करता है, इस तरीके से टूटने लगता है और टूट करके ये ब्लड का रूप धारण कर लेता है
और जब ब्लड का रूप धारण कर लेता है तो यही जो ब्लड होता है, ये जो ब्लड होता है इस वेजाइना के रास्ते बाहर की तरफ निकल जाता है। यहां से क्या होता है, वेजाइना के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। उसके साथ साथ ये जो अनिषेचित अंडाणु है जो नष्ट हो गए हैं, ये भी क्या करते हैं, इस रास्ते से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। और ये जो स्टेज होता है, यह स्टेज लगभग 1 से 5 दिन तक रहता है। यह स्टेज जो होता है लगभग 1 से 5 दिन तक होता है। इसे हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग स्टेज या रक्तस्राव अवस्था कहते हैं। इतना चीजें क्लियर है, इतना चीजें क्लियर है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लीडिंग क्यों होता है, क्योंकि गर्भाशय की अंतस्तर टूट जाती है। और क्यों टूट रही है ये जो गर्भाशय की अंतस्तर है, गर्भाशय की अंतस्तर इसलिए टूट रही है क्योंकि ये जो प्रोजेस्टेरॉन था इसका स्तर बढ़ा हुआ था। जब निषेचन नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर क्या हो जाता है, घट जाता है। मैंने ये जो एरो लिख दिखा रहा हूं इसका मतलब स्तर घट रहा है, इसका मतलब स्तर बढ़ रहा है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन का स्तर क्या होगा, घटेगा, तो ये जो एंडोमेट्रियम बनी थी ये टूटेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पीरियड्स में रक्त स्राव क्यों होता है, यानी कि ब्लीडिंग क्यों होती है। उसके बाद इसमें जो सेकंड स्टेज होता है, पुटकीय प्रावस्था या फॉलिकुलर फेज, ये क्या होता है, यह 6 से 13 दिन के मध्य होता है। इस प्रावस्था के दौरान अंडाशय के अंदर प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है और यह एक पूर्ण परिपक्व ग्राफियन पुटिका में बदल जाता है। गर्भाशय में पुनरुद्भवन के द्वारा अंतःस्तर का पुनः निर्माण होता है, इसीलिए इसे पुनरुद्भवन प्रावस्था भी या प्रोलिफरेशन फेज कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रोलिफरेशन फेज भी कहते हैं। तो ये सेकंड स्टेज होता है, यानी कि इसमें प्राथमिक पुटिका जो होता है उसमें विकास होता है और यह ग्राफियन पुटिका का निर्माण कर लेती है। अब इसमें देखेंगे जो नेक्स्ट स्टेज होता है अंडोत्सर्ग प्रावस्था या ओव्यूलेटरी फेज। इसमें देखेंगे एलएच व एफएसएच का स्राव आर्तव चक्र के मध्य में 14वें दिन सर्वाधिक होता है, जिसे एलएच सर्ज कहते हैं। यानी कि यहाँ पे 14वें दिन आप देखेंगे एलएच हार्मोन्स की मात्रा जो होती है सर्वाधिक बढ़ जाती है, इसीलिए अंडोत्सर्ग होता है, यानी कि ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, देखेंगे कि 14वें दिन एलएच सर्ज ग्राफियन पुटक के फटने को प्रेरित करता है, जिससे ग्राफियन पुटक फटकर अंडाणु को मोचित करता है। इसे अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जो नेक्स्ट स्टेज है वह है पीतक या ल्यूटियल प्रावस्था या ल्यूटियल फेज कहते हैं इसे। देखेंगे यह 15 से 28 दिन के मध्य होती है। इस प्रावस्था को पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था या पोस्ट ओव्यूलेशन फेज या स्रावी पूर्व प्रावस्था या परमेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं। अगर हम बातें करें कि अंडोत्सर्ग पश्चात शेष बचे पुटकीय कोशिकाओं के द्वारा एक पित्तपिंड यानी कि कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है और पित्तपिंड यानी कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव करता है। अभी अभी जैसा कि हमने बातें किया कि यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स गर्भाशय के अंतःस्तर को बनाए रखने का काम करता है। फिर हम बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, यदि देखें तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स गर्भाशय के अंतःस्तर को बनाए रखने का कार्य करता है। यह हार्मोन्स अंतःस्तर में निषेचित अंड के अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन तथा सगर्भता यानी कि प्रेगनेंसी को बनाए रखने का कार्य करता है। अगर हम बातें करें सगर्भता के दौरान आर्तव चक्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, आर्तव चक्र बंद हो जाता है। और यदि निषेचन नहीं होता तो रक्तस्रावी प्रावस्था पुनः आ जाती है। यदि निषेचन नहीं हुआ है तो जो ब्लीडिंग स्टेज है फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि क्यों इसमें ब्लीडिंग होता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट सवाल बनता है कि भैया पीरियड्स में दर्द क्यों होता है। बहुत बड़ा सवाल ये बनता है कि पीरियड्स में दर्द क्यों होता है। देखिए इसके कई कारण हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कई कारण है, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि पीरियड्स में दर्द का प्रमुख कारण है, पहला जो कारण है लगभग 70% जो कारण है 70% प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स के कारण ये होता है। किसके कारण होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स के कारण 70% चांसेस होते हैं पीरियड्स में जो दर्द होता है किसका कारण होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स के कारण। अब हम थोड़ा सा बातें करेंगे कि भैया प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स क्या होता है और शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स कैसे बनता है, इस पे थोड़ा सा बातें कर लें। ठीक है, कि शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स कैसे बनते हैं। देखिए यदि हम बातें करें कि प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स किस तरीके से बनते हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बातें करेंगे कि
जब हम खाना खाते हैं, कैसा खाना खाते हैं भैया? तला हुआ, तला हुआ और चीनी, लाल मांस, चिकन, कार्बोहाइड्रेट, जब इस तरीके का खाना खाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जब हम खाने खाएंगे, खाना खाने के बाद जो डाइजेस्ट होकर के ये चेंज होता है फास्फोलिपिड में। किसमें चेंज हो जाता है? फास्फोलिपिड में। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी हम खाएंगे फास्फोलिपिड में चेंज हुआ। और फास्फोलिपिड कैसा होता है? चिकना पदार्थ होता है। कैसा होता है? चिकना पदार्थ होता है। अब ये फास्फोलिपिड से यह जो होता है चेंज होता है, ये जो होता है चेंज होता है किसमें? एराइकिनोडिक एसिड में। ठीक है, ये भी क्या होता है? ये भी चिकना पदार्थ होता है। अब एराइडोनिक एसिड से यह किसमें चेंज हो जाएगा? यह चेंज हो जाएगा साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम। यह किसमें चेंज हो जाएगा? साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम में चेंज हो जाता है। और यह जो साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम है, यह एंजाइम जो होता है एक हार्मोन रिलीज करता है। इस हार्मोन्स को हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन्स। ये हार्मोन्स क्या होता है? इसी के कारण ये जो साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम है, इसी के कारण क्या होता है? यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिनेज हार्मोन्स रिलीज होता है। और इसी प्रोस्टाग्लैंडिनेज हार्मोन्स के कारण पेट में दर्द और सूजन होता है। पेट में क्या होता है? दर्द और सूजन होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि लगभग 70% इसका चांस होता है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स का, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स का। यानी कि आप सीधी सीधी बातें यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि जब भी हम तला हुआ सामान खाएंगे, चीनी जैसे लाल मांस, चिकन, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, सीधी सी बात है वो फास्फोलिपिड में बदलेगा। और फास्फोलिपिड चिकना पदार्थ होता है। और ये फास्फोलिपिड में बदलने के बाद आप देखेंगे कि यह क्या होता है? इस फास्फोलिपिड के बाद यह चेंज हो जाता है एरिकडोनिक एसिड में। किसमें? एरिकडोनिक एसिड में। और ये भी क्या होता है? चिकना पदार्थ होता है। अब ये जो एरिकडोनिक एसिड होता है यह चेंज हो जाता है साइक्लोजिनेज एंजाइम। अब ये साइक्लोजिनेज एंजाइम जो होता है, इस साइक्लोजिनेज एंजाइम के द्वारा प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स का निर्माण होता है। और इस जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स का निर्माण होगा जिसके कारण पेट में दर्द और सूजन बढ़ता है। तो लगभग 70% हमने बताया कि इसमें चांस होते हैं। अब इसके कुछ अन्य कारण भी होते हैं कि पीरियड्स में दर्द के कुछ अन्य कारण भी हैं। पहला कारण कि इसमें पीआईडी हो जाता है। पीआईडी का मतलब एक डिजीज होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसे क्या कहते हैं? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में क्या होता है? कमर दर्द, पेड़ों पर दर्द की बीमारी होती है। और तीसरा कारण क्या होता है कि गर्भाशय की गांठ, यानी कि यदि यूटेरस में गांठ हो जाता है फिर भी क्या होता है कि पीरियड्स के टाइम में पेट में दर्द होता है। तीसरी चीज कैल्शियम की कमी। क्या होती है? कैल्शियम की यदि कमी हो जाए, कैल्शियम की यदि कमी हो जाए तो इसके कारण भी यह होता है। या एक कारण और हो सकता है फैमिली हिस्टोरी। फैमिली हिस्टोरी का मतलब ये होता है कि भाई कि यदि आपकी माँ को हुआ हो या बहन को, यानी कि आपके फैमिली मेंबर को यदि ऐसी समस्या है तो आपको भी ऐसी समस्या होने के चांसेस रहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? फैमिली हिस्टोरी कहते हैं। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन ये बनता है कि भाई पीरियड्स में अचार छूने से क्यों खराब हो जाता है? कि पहले के टाइम में कहा जाता था कि भैया यदि किसी को पीरियड्स हुआ है, यदि वह अचार छू देती है तो अचार जो होता है खराब हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। ऐसा कुछ भी चीजें नहीं है कि यदि पीरियड्स हुआ है अचार छूने से अचार खराब हो जाता है। और यहाँ पे दूसरी चीजें, पीरियड्स में मंदिर जाने से क्यों रोका जाता है? तो ये भी एक बकवास है। ऐसा कुछ नहीं है कि पीरियड्स में मंदिर जाने से रोका जाए। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है कि पीरियड्स में रक्त कितने दिन तक होता है? तो आप कह सकते हैं भी अभी हमने ब्लीडिंग फेज पढ़ा कि 3 से 5 डेज हो सकता है, 3 से 5 डेज हो सकता है। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही हम समाप्त करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग का भी फायदा हो सके।